नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास पर्यावरण से जुड़े कुछ नोट्स और दस्तावेज हैं और इन्हें पढ़ते हुए एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। कैसे पेड़ बचाओ पानी बचाओ जैसा एक सीधा साधा विचार दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक अखाड़ों में से एक बन गया। आज हम इसी सफर की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ पर्यावरण की कहानी नहीं है। ये राजनीति की, अर्थशास्त्र की और अमीर गरीब देशों के बीच के तनाव की कहानी है। हम इन दस्तावेजों के जरिए 1960 के दशक से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये चिंताएं वैश्विक समझौतों और यहाँ तक कि जमीनी लड़ाइयों तक पहुंची। तो चलिए सबसे पहले जमीन पर उतरते हैं, समस्या का आकार समझते हैं। इन नोट्स में जो तस्वीर खींची गई है वो काफी चिंताजनक है। इसमें साफ लिखा है कि दुनिया भर में खेती के लायक जमीन वो अब बढ़ नहीं रही है। बढ़ नहीं रही है, बल्कि जो है उसकी उपजाऊ शक्ति भी घट रही है। चारागाह सिकुड़ रहे हैं, समुद्र में मछलियां कम हो रही हैं। और ये सिर्फ जमीन की बात नहीं है। नोट्स के मुताबिक सबसे बड़ा संकट तो पानी का है। हमारे जलाशय, हमारी नदियां वो इतनी प्रदूषित हो चुकी हैं कि इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों के उत्पादन पर पड़ रहा है। बिल्कुल। यहाँ संयुक्त राष्ट्र की 2005 की एक रिपोर्ट का आंकड़ा है। ये कहता है कि विकासशील देशों में 1.2 अरब लोगों को साफ पानी नहीं मिलता और 2.6 अरब आबादी साफ सफाई की सुविधा से दूर है। 1.2 अरब और ये 2005 का आंकड़ा है, मतलब आज से लगभग 20 साल पहले का। ये सोचना भी मुश्किल है कि समस्या कितनी गहरी है। और यही वो आंकड़े थे जिन्होंने दुनिया को कह सकते हैं जगाना शुरू किया। जब लोगों ने देखा कि जंगल कट रहे हैं, जैव विविधता खत्म हो रही है और वायुमंडल की ओजोन परत में छेद हो रहा है, तब ये समझ आया कि ये किसी एक गांव या शहर की समस्या नहीं है, ये एक वैश्विक संकट है। अच्छा, तो यहीं से ये मुद्दा किताबों और रिपोर्टों से निकलकर राजनीति के गलियारों में पहुंचा होगा। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी राजनीतिक शुरुआत 1960 के दशक में मानी जाती है। लेकिन असली भूचाल आया 1972 में, जब क्लब ऑफ रोम नाम के एक वैश्विक थिंक टैंक ने लिमिट्स टू ग्रोथ नाम से एक किताब छापी। लिमिट्स टू ग्रोथ? हाँ, इस किताब ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अगर दुनिया की आबादी और खपत इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो हमारे प्राकृतिक संसाधन पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसने पहली बार दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को एक मेज पर बैठकर सोचने पर मजबूर किया। और इसी सोच विचार का सबसे बड़ा नतीजा था 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, जो ब्राजील के रियो डे जनेरियो में हुआ। नोट्स बताते हैं कि इसमें 170 देश शामिल हुए थे। ये तो एक बहुत बड़ा आयोजन था। यहाँ क्या हुआ? रियो सम्मेलन एक ऐतिहासिक मोड़ था। यहाँ पहली बार दुनिया के ज्यादातर देशों ने माना कि हमें टिकाऊ विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा विकास करो जो आज की जरूरतें भी पूरी करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा कर रखे। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ बिल्कुल, एक आदर्श विचार है। लेकिन यहीं पर असली राजनीति शुरू हुई। जैसे ही सब एक कमरे में बैठे, दुनिया दो हिस्सों में बंट गई, विकसित देश और विकासशील देश। या जैसा कि इन दस्तावेजों में कहा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अच्छा, तो एक तरह से दो अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ अमीर देश यानी उत्तरी गोलार्ध, जो भविष्य के बड़े खतरों को देख रहा था, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत में छेद। हाँ। और दूसरी तरफ गरीब देश यानी दक्षिणी गोलार्ध, जो आज की जरूरतों, रोटी, कपड़ा, मकान और विकास से जूझ रहा था। क्या ये सही नजरिया है? बिल्कुल सही। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने साफ साफ कहा, देखिए, आज दुनिया में जो भी पर्यावरण का संकट है, उसकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी आपकी है। सही बात है। आपने अपने औद्योगिक विकास के लिए 200 सालों तक अंधाधुंध कोयला और तेल जलाया, जंगल काटे, और अब जब हम विकास की सीढ़ी पर पहला कदम रख रहे हैं तो आप हमें पर्यावरण का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये टकराव खुलकर सामने आ गया। समझ गया। तो इसी टकराव और बहस से वो सिद्धांत निकले होंगे जिनका जिक्र इन नोट्स में बार बार है। साझी संपदा और साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। ये सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। चलिए पहले साझी संपदा को लेते हैं। इसका मतलब है दुनिया के वो हिस्से जिन पर किसी एक देश का हक नहीं है, वो सबकी हैं। जैसे कि हमारा वायुमंडल, अंटार्कटिका, गहरे समुद्र की सतह या फिर बाहरी अंतरिक्ष। इन पर किसी एक देश का पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता, इसलिए इनकी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये तो समझ आया।
अब ये साझी परंतु अलग-अलग जिम्मेदारियां क्या है, ये थोड़ा उलझा हुआ लगता है। ये रियो सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण नतीजा था। इसका मतलब है, हाँ, धरती को बचाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है, लेकिन इस जिम्मेदारी का बोझ सब पर बराबर नहीं हो सकता। अच्छा। जिसने ज्यादा नुकसान किया है वो भरपाई भी ज्यादा करेगा। यानी विकसित देश जिन्होंने सालों तक उत्सर्जन किया है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, और विकासशील देश जो अभी तरक्की कर रहे हैं उन पर उतनी सख्त पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। ये एक तरह से न्याय का सिद्धांत था। तो ये सिर्फ एक विचार बनकर नहीं रह गया, इसे किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में भी शामिल किया गया होगा। क्या 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल इसी सिद्धांत का एक नतीजा था? बिल्कुल। क्योटो प्रोटोकॉल इसी अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर खड़ा था। जापान के क्योटो शहर में हुए इस समझौते में पहली बार औद्योगिक देशों के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्यकारी लक्ष्य तय किए गए। और यहीं पर भारत और चीन जैसे विकासशील देशों को इन लक्ष्यों से छूट दी गई थी। नोट्स में ये बात साफ लिखी है। हाँ, और यही वो छूट थी जो इस समझौते की सबसे बड़ी ताकत भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अच्छा, वो कैसे? ताकत इसलिए कि इसने पहली बार चीन और भारत जैसे भविष्य के बड़े खिलाड़ियों को बातचीत की मेज पर लाया, लेकिन कमजोरी इसलिए कि अमेरिका जैसे कुछ बड़े विकसित देशों ने इसी का बहाना बनाकर कहा कि जब तक सब पर एक जैसे नियम नहीं होंगे हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और उन्होंने इस पे कभी दस्तखत नहीं किए। कभी नहीं। और यहीं से इस मुद्दे पर वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा टकराव शुरू हो गया जो आज तक जारी है। ये बहुत दिलचस्प है। तो इस पूरे वैश्विक मंच पर भारत का रुख क्या रहा है? जाहिर है भारत ने हमेशा विकासशील देशों की आवाज उठाई है, लेकिन क्या उसने सिर्फ बातें की हैं या अपनी तरफ से कुछ ठोस कदम भी उठाए हैं? नहीं, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर दस्तखत करके उसे मंजूरी दी। भारत का तर्क हमेशा से बहुत स्पष्ट रहा है, हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी कम है और हमारी पहली प्राथमिकता गरीबी मिटाना और आर्थिक विकास है। और हमारा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन आज भी दुनिया के औसत से बहुत कम है। बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने कुछ किया नहीं है। क्या उदाहरण है इसके? क्योंकि सिर्फ तर्क देना काफी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन नोट्स में कई ठोस पहलुओं का जिक्र है। जैसे भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के जरिए गाड़ियों के लिए साफ सुथरे ईंधन को अनिवार्य किया। अच्छा। ऊर्जा की बर्बादी रोकने के लिए 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम जैसा सख्त कानून बनाया। 2003 के बिजली अधिनियम में सौर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। और नोट्स में बायोडीजल से जुड़े एक राष्ट्रीय मिशन का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि भारत विकल्पों की तलाश कर रहा है। हाँ, और इन सब के अलावा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा एक बात कही है कि अगर आप चाहते हैं कि विकासशील देश पर्यावरण बचाने में बड़ी भूमिका निभाएं, तो विकसित देशों को दो चीजें देनी होंगी, पैसा और साफ सुथरी टेक्नोलॉजी। तो ये एक तरह से अलग-अलग जिम्मेदारियों वाले सिद्धांत को जमीन पर उतारने का तरीका है। बिल्कुल। लेकिन इन नोट्स में एक बॉटम अप कहानी का भी जिक्र है, उन आंदोलनों का जो जमीन पर अक्सर इन बड़ी नीतियों के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। वो क्या तस्वीर दिखाते हैं? और ये तस्वीर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि असली लड़ाई अक्सर जमीन पर ही होती है। दुनिया भर में पर्यावरण आंदोलन सबसे ज्यादा जीवंत और ताकतवर सामाजिक आंदोलनों में से हैं। लेकिन यहाँ भी उत्तर और दक्षिण का फर्क साफ दिखता है। अच्छा, विकसित देशों में आंदोलन अक्सर जंगल बचाने या किसी खास जानवर की प्रजाति को बचाने पर केंद्रित होते हैं, जबकि विकासशील देशों में ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं होता, ये लोगों की रोजी रोटी और बिल्कुल, यहाँ के आंदोलन पर्यावरण बचाव के साथ साथ आजीविका बचाने के आंदोलन भी होते हैं। इन नोट्स में भारत के नर्मदा बचाओ आंदोलन का उदाहरण दिया गया है। ये बांध विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही ये विस्थापित हो रहे लाखों लोगों के हक, उनकी जमीन और उनकी आजीविका की लड़ाई बन गया। तो इसने पर्यावरण को विकास के मानवीय चेहरे से जोड़ दिया। एकदम सही। और इन जमीनी लड़ाइयों में सबसे आगे अक्सर मूलवासी यानी स्वदेशी लोग होते हैं। नोट्स में उन पर एक खास हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र जिन्हें मूलवासी कहता है, भारत में हम उन्हें आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं। उनका इस पूरी बहस में क्या स्थान है? उनका स्थान सबसे केंद्रीय है, क्योंकि उनका जीवन, उनकी संस्कृति, उनकी पहचान सब कुछ जंगल और जमीन से जुड़ा है।
जब विकास के नाम पर कोई खदान बनती है या कोई फैक्ट्री लगती है और उनसे उनकी जमीन छीन ली जाती है, तो ये सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं होता है, ये उनकी पूरी दुनिया पर हमला होता है। तो एक तरह से हमारे पर्यावरण के सबसे पहले रक्षक भी हैं और विकास की कीमत चुकाने वाले भी सबसे पहले वही होते हैं। सही कहा। इसलिए आज दुनिया भर में ये माना जाता है कि पर्यावरण संरक्षण और मूलवासियों के अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। आप एक को दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। उनकी लड़ाई सिर्फ अपनी जमीन बचाने की नहीं, बल्कि उस जीवन शैली को बचाने की है जो सदियों से प्रकृति के साथ संतुलन में रही है। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये एकदम साफ है कि पर्यावरण का मुद्दा कितना जटिल और बहुस्तरीय है। ये सिर्फ प्रदूषण के आंकड़ों या पिघलते ग्लेशियरों की तस्वीरों तक सीमित नहीं है। इसमें वैश्विक राजनीति है, अमीर गरीब का टकराव है, इतिहास की जिम्मेदारियों पर बहस है और जमीन पर हक की लड़ाई है। और इन सब के केंद्र में एक चीज है जिसे ये नोट्स संसाधनों की भू राजनीति कहते हैं। ये एक फैंसी शब्द है, लेकिन इसका मतलब सीधा है। कौन, कब, कहां और कैसे दुनिया के संसाधनों पर कंट्रोल करता है। पहले खिलाड़ी समुद्री मार्गों और तेल के लिए लड़ते थे। आज भी खेल वही है, बस मोहरे बदल गए हैं। अब लड़ाई लिथियम, पानी और क्लीन टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण को लेकर है। बिल्कुल। सही बात है। तो ये दस्तावेज हमें विकास और पर्यावरण के बीच एक गहरे तनाव को दिखाते हैं। लेकिन एक सवाल जो ये नोट सीधे तौर पर नहीं पूछते, वो मेरे जहन में आ रहा है और शायद वो सोचने लायक है। क्या सवाल है वो? सवाल ये है कि क्या भविष्य की बहस सिर्फ इस पर होनी चाहिए कि विकास के लिए पर्यावरण का कितना बलिदान किया जाए, या बहस इस पर होनी चाहिए कि हम विकास का वो मॉडल ही क्यों ना बदल दें जो हमसे ये बलिदान मांगता है। शायद असली चुनौती उस संतुलन को खोजने में नहीं, बल्कि एक ऐसा नया मॉडल बनाने में है जो इंसान और प्रकृति दोनों के लिए सही मायनों में टिकाऊ